खबर की शुरुआत आज भी हम कोरोना को लेकर ही करेंगे। और कोरोना को लेकर अगर बिहार झारखंड की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या 5% से कम हो गई है। और बेहतर तरीके से अगर हम बात करें तो जो स्थिति थी पहले से बेहतर स्थिति में आए हैं। और अगर मरीजों की बात हम करें तो मरीजों का भी काफ़ी राहत है। उस तरीके का ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी की स्थिति नहीं है, बेड को लेकर अफरा तफरी की स्थिति नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझने की जरूरत है कि सरकार को रिस्पॉन्ड करने में, मतलब कोरोना का संक्रमण काल जब बढ़ा उस पर कार्रवाई करने में, रिस्पॉन्स करने में लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय लगा। याद कीजिए कि यही 15 अप्रैल के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। और अब कल जाकर सरकार अब व्यवस्थित तरीके से ऐप के सहारे जो आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके सहारे आपका नियमित चेकअप होगा। जबकि इस तरह से अगर हम बात करें तो कितने मरीजों का इलाज, या हम कह सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे थे उनका इलाज हो चुका है। कितने मरीजों के, कितने मरीज थे इनका इलाज पहले ही अपने तरीके से वो घर में बैठे ही वो अपना इलाज करते रहे। और ये स्थिति रही है बिहार में कि अब 1 महीने लगा इस सरकारी तंत्र के रिस्पॉन्ड करने में। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है सरकारी मशीनरी का हमारे यहाँ। जब सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी परिवार ऐसा बिहार का नहीं बचा होगा जिसने अपने सगा को नहीं खोया होगा इस त्रासदी में। 1 महीने लग गए सरकार को रिस्पॉन्स करने में। आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। चलिए, हमारे साथ करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग में भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। 1,23,000 लोगों की टेस्ट हुई है और मरीजों की संख्या भी अब 5,000 के करीब आ गया है। क्या लगता है कि ये माना जाए कि अब लॉकडाउन की वजह से जो रिजल्ट सामने आए हैं, आने वाले समय में 25 तारीख के बाद जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी तो इस बात को लेकर फोकस होगा कि अब तो मरीजों की संख्या, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या कम हो रही है, आने वाले समय में हमें लगता है कि 1000 तक पहुंच सकते हैं मरीजों की संख्या। क्या लगता है, इसकी क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राज्य में बीते 5 दिनों से अगर बात की जाए तो संक्रमण के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। वहीं बिहार में बीते 24 घंटे में 5,920 मामले नए मिले हैं कोरोना के। हालांकि 11,000 से ऊपर कोरोना से लोग स्वस्थ भी हुए, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में जो कोरोना का केसेस था, एक्टिव केसेस, वो 1 लाख के पार होया करता था, तो वो अब घटकर 70,000 के करीब आ गया। यानी ये लॉकडाउन का ही असर है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से गिरावट आ रही है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो संक्रमण मामले में जो तेजी से गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि बिहार में बीते 24 घंटे में 96 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। हालांकि इस बीच एक ये भी सामने आ रही है कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो टेस्टिंग भी है, करीब 1,25,342 लोगों के टेस्ट की भी किए गए हैं। तो इस तरह से जो रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यही वजह है कि जो संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे थे उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है। लेकिन ये लॉकडाउन का ही असर कहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही संक्रमित जो मामले हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं। लेकिन इसे अगर बात की जाए तो हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने 15 जिलों के जो समुदाय किचन है उनका औचक निरीक्षण भी किया और इस दौरान हिट कोविड ऐप भी लॉन्च किया है। सबसे बड़ी बात यह कि हालांकि संक्रमित जो मामले थे धीरे धीरे जो बढ़ रहे थे उसमें अब काफी गिरावट हो रही है। लेकिन एक बात सबसे ये चिंता का विषय जरूर है कि राज्य में जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था उसमें गिरावट जरूर आई है। लेकिन जो ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस बिहार में काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पटना की अगर बात किया तो 50 से अधिक मामले हैं ब्लैक फंगस को लेकर। तो लेकिन आज जिस तरह से कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट आ रही है तो ये राज्य सरकार के लिए जरूर जो चिंता बढ़ रही है। धन्यवाद आपको। करिश्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और करिश्मा हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये स्थिति बनी
कि अब कोरोना का संक्रमण रेट काफी कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अगर संक्रमण दर की बात करें तो संक्रमित दर 5% पर जरूर आ गए हैं, लेकिन मौत की संख्या लगातार बढ़ोतरी ही हुई, मौत की संख्या में कमी नहीं आई है। जब 10,000 से अधिक संक्रमित मरीज थे उस वक्त भी मौत की संख्या 120 से 150 के बीच में रहा, लेकिन अब 5,000 से नीचे आ गए, फिर भी 95 और 100 लोगों की आधिकारिक तौर पे मौत हुई है, जबकि ये कई ऐसी मौतें हैं जो सरकार के रजिस्टर्ड में दर्ज नहीं है। और दर्ज नहीं होने का अगर रेशियो की बात करें तो 90 और 10 का रेशियो है, 10% ही मरीजों का रेशियो कह सकते हैं कि दर्ज हो रहा है सरकार के आंकड़ों में, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। हाई कोर्ट में जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें 1 मार्च से लेके 15 मई तक मात्र बक्सर में 6 मरीजों की मौत की बात कही गई कोरोना में, जबकि कमिश्नर ने जो डाटा पेश किया है वो डाटा ठीक इसको 700 से अधिक मरीजों का डाटा उन्होंने पेश किया है। तो हाईकोर्ट ही सरकार को कही कि ये क्या है, ये आंकड़ा देखने से ही लगता है कि विश्वसनीय नहीं है। इस तरीके से खेल हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के तौर पर, चीफ सेक्रेटरी को जलील होना पड़ रहा है कोर्ट में। ये इस मानसिकता में काम करने वाले अधिकारी से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो किसी अपने आंकड़ों के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। हाईकोर्ट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, हाईकोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और वो उस रिपोर्ट देने में आप इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम झारखंड चलते हैं। झारखंड से भी सकून देने की खबर है, लगातार मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन मौत की संख्या झारखंड में भी उस तरीके से नीचे नहीं आ रही है। अगर हमारे साथ संदीप जुड़ चुके होंगे तो जरा हम संदीप से समझना चाहेंगे कि झारखंड की क्या स्थिति है, झारखंड में मौत की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रही है, संक्रमित मरीजों का क्या हाल है, लॉकबंदी को लेकर भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो हम संदीप आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है उसमें कई तरह के सुधारात्मक कार्रवाई झारखंड के सरकार के द्वारा किया गया है, उसमें एक लॉकडाउन भी है, कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है इसको लेकर? जी, सबसे अहम यदि कह सकते हैं तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन जो लगाया गया है झारखंड में, वह काफी कारगर साबित हुआ है संक्रमण की दर को घटाने में। और यही वजह है कि लगातार कह सकते हैं 3 सप्ताह हो चले हैं जो मिनी लॉकडाउन लगाई गई थी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, और उसके बाद अब 10 दिनों तक यानी 27 तारीख तक यह अभियान चलेगी। और कहीं ना कहीं इस 16 तारीख के बाद से इसमें बंदिशें जो है वह काफी बढ़ा दी गई है। अब जो लोग निकल रहे हैं सड़कों पे बिना पास के, वे सड़कों पे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब चालान भी कट रहा है उन लोगों का जो बिना ई पास के बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही असर है इसका कि जो संक्रमण दरों में गिरावट हुई है, वहीं काफी दिनों के बाद कह सकते हैं जो मृत्यु दर में भी काफी घटोतरी हुई है। और कल 24 घंटे के अंतराल में पूरे झारखंड में मात्र 60 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में सुधार देखा जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है इसके पीछे जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो सरकार की ओर से मनाया जा रहा है और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अब कड़ी कार्रवाई कर रही है इस पे। और यही वजह है कि जो लोग हैं वे अपने घरों से अब कम निकल रहे हैं, लोग एक दूसरे से जो मिलना जुलना है उसकी संख्या कम हुई है। और बेवजह कर सकते हैं सड़कों पे या बाजारों में घूमने का जो पहले रवैया था, जो लोग बिना काम के भी सड़कों पे निकल जाते थे, कहीं ना कहीं वे अब सजग भी दिख रहे हैं और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, उसकी वजह से भी लोग नहीं निकल रहे हैं। और यही वजह है कि जो संक्रमण दर है और मृत्यु दर दोनों में काफी घटोतरी हो रही है। वहीं जो संक्रमित मरीज थे, जितने संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उससे दोगुने जो ठीक हो रहे हैं मरीज, उनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है। और जो आंकड़ा कभी 50 से 60 हजार हुआ करता था झारखंड में संक्रमित मरीजों का, वह अब 35 हजार के करीब पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं यह झारखंड के लिए एक सुखद समाचार है। जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि काफी लोग लॉकडाउन मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का व्यापक असर पड़ा है और उसका परिणाम ये सामने आया है कि मौत की दरें में भी कमी आई है, संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कमी होती जा रही है। लेकिन एक समस्या झारखंड में है जिस पर हम चर्चा करेंगे, ई पास को लेकर।
ई पास को लेकर काफी समस्याएं हो रही है झारखंड में। लेकिन उससे इतर अभी हम बिहार की कुछ खबरों पर करते हैं कि बिहार में ऐसे अस्पताल जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा ले रहे हैं या फिर दवा को लेकर ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं, उस पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कठोर कार्रवाई हो रही है। कई अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के साथ साथ पूरे नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए इस पर भी आर्थिक अपराध इकाई की स्पेशल टीम काम कर रही है। बिहार शरीफ में दिल्ली की स्पेशल टीम कैंप कर रही है और वो जांच कर रही है। वो वहां से भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा का सामने आया है कि बेड और ऑक्सीजन को लेकर बड़ी राशि वसूली गई है नालंदा से। पूरी टीम दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम की टीम वहां पर कैंप कर रही है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि इस आपदा के समय में एक बड़ा ठगी का काम चला है, उस पर कार्रवाई हो रही है, कालाबाजारी का भी काम हो रहा है। तो हम मरगूब आलम से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मरगूब आलम अभी तक जो कार्रवाई हुई है क्या किस तरीके की कार्रवाई हुई है? संपत्ति जब्त करने की भी बात अब हो रही है। अभी तक कितने अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है, क्या खास कार्रवाई में रही है, जरा आप विस्तृत जानकारी दें। संतोष जी, निश्चित तौर पर पिछले लगभग 15 दिन पहले से जिस तरीके से पेंडेमिक महामारी में आपदा की स्थिति में लगातार आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर के अफरा तफरी मची और लगभग पैनिक की स्थिति पूरे देश में थी, बिहार में खास करके हालात खराब हुए। उसके बाद एकाएक ये खबरें आई, हम लोगों ने खबरें चलाया कि इसमें एक गिरोह बड़ा है जो कालाबाजारी कर रहा है। इन लोगों ने देखिए किस तरीके से रातों रात वेबसाइट कह सकते हैं कि लॉन्च किया, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप को लॉन्च किया और उसमें लोगों से संपर्क बनाना शुरू किया। इसी मामले को लेकर के जब ये पूरी कवायद शुरू हुई तो पुलिस को पता यह चला कि एक बड़ा गिरोह है जो लाखों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाइयां, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों को लेकर। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष टीम बनाई और कल जो आपको गिरफ्तारी हुई है दीघा से उस लड़के की, उस लड़के के अकाउंट में पिछले 21 दिनों में 16,60,000 रुपए का कह सकते हैं कि क्रेडिट हुआ है। वो क्रेडिट हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से हुआ है, पटना से हुआ है और बंगलौर से हुआ है। और वो सभी क्रेडिट ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और जो अभी ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं उनको डिलीवरी देने के लिए हुआ। इनका गिरोह दिल्ली में है, बंगलौर में है, सभी मेट्रो सिटी में। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई, इसने स्वीकार किया कि पटना में कई ऐसे लोग हैं। उसके बाद नालंदा में सबसे ज्यादा, नालंदा के में लोग जो युवक है वहां से साइबर क्राइम का पूरा धंधा चल रहा है। लोगों को व्हाट्सएप से जोड़ा जाता है, लोगों से बात की जाती है और यहाँ तक कि आर्थिक अपराध इकाई को संतोष जी एक बहुत ही खतरनाक और चौंकाने वाली बात जानकारी मिली है कि जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका नकली तौर पर कई इंजेक्शन की सप्लाई अस्पतालों में इस गिरोह ने की है। अब आप समझिए कि उस मरीज की क्या स्थिति होगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक दर्जनों गिरफ्तारी हुई है। सभी के संपत्ति की जांच होगी, सभी अकाउंट को सीज कर दिया गया है। जिन अकाउंट को सीज नहीं किया जा सका है उन बैंक प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कहा गया है कि तत्काल आप सीज करें। तो एक बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण बात है कल जिस लड़के की विद्या से गिरफ्तारी हुई है उसने लगभग 12 से ज्यादा लोगों के नाम बताए हैं जो पटना में विभिन्न कह सकते हैं कि तरीके से जुड़े हुए हैं और इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हाजीपुर में छापेमारी हुई है, सोनपुर से गिरफ्तारी हुई है, दीघा से गिरफ्तारी हुई है, बिहार शरीफ से गिरफ्तारी हुई है, नालंदा के कई मोहल्लों से गिरफ्तारी हुई। एक बड़ा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क साइबर क्राइम के जरिए लोगों से ठगी करता है, लाखों रुपए लेता है, उनको जो इंजेक्शन दवाइयां देता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको सही तौर पर इंजेक्शन दवाइयां मिली हैं लेकिन उनसे 2400-2500 के इंजेक्शन और दवाइयों को लेकर उन्हें उनसे 70,000, 80,000, 90,000 लिए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको दवाइयां अगर मिली है तो वो दवाइयां नकली हैं। इस बात की आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। संतोष जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलेंगे नालंदा संवाददाता सभी समझने चलेंगे कि किस तरीके से बंगाल के नंबर के सहारे एक बड़े नेटवर्क चलाया जा रहा है और उसमें दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कई राज्यों की पुलिस इस गिरोह से परेशान है और बेड दिलाने को लेकर, ऑक्सीजन दिलाने को लेकर, रेमडेसिविर दवा दिलाने को लेकर ये गिरोह काम कर रहा है और ये सारे गिरोह नालंदा से ऑपरेट हो रहे हैं। दिल्ली की स्पेशल ब्रांच की टीम, दिल्ली के साइबर क्राइम से जुड़ी हुई टीम लगातार नालंदा में कैंप कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है
और एक अलग तरीके का मोडस अप्रेंटिस ये अपना रहे हैं, वीडियो कॉल के सहारे, व्हाट्सएप कॉल के सहारे, लेकिन पैसे ये अकाउंट में ले रहे हैं। और अकाउंट में पैसे लेने की वजह से कुछ अकाउंट आइडेंटिफाई हुए हैं जिस पर कार्रवाई 16-16, 20-20 लाख रुपये एक एक अकाउंट से मिल रहा है। सारे अकाउंट को सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है और उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस काफी तेजी से काम कर रही है। लेकिन इस दौरान इस तरह के गिरोह ने करोड़ों रुपए की ठगी ही तो की ही, साथ ही ऐसे मरीज के परिजनों को आहत किया जिनके मरीज वेंटिलेटर पर थे, जिनके मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है। इस तरीके के मरीजों के साथ, मरीजों के परिजनों के साथ ये इस व्यवहार इनका रहा है। ये चलिए, हमारे साथ नालंदा संवाददाता जुड़ गए हैं, जरा इनसे राजकुमार से समझना चाहेंगे कि राजकुमार अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। नालंदा रिपोर्टर से राजकुमार से जैसे ही संपर्क होता है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस परिस्थिति में ये नेटवर्क काम कर रहा है और नेटवर्क इस अंदाज में काम कर रहा है कि लोग उसके झांसे में आ जा रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर लोग परेशान हैं, कहीं से भी कोई मदद मिल जाए। और ऐसे में इस तरह के गैंग के सामने आने से हमें लगता है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इस वजह से बिहार ही नहीं, पूरे देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, कोरोना से अलग की भी कुछ खबरें हैं। कोरोना को लेकर जो समस्याएं हो रही है झारखंड में, वो भी एक बड़ी खबर है। इन सब खबरों पर भी हम नजर दौड़ाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बेगूसराय की दो खबरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों खबर कोरोना के विभीषिका से ही जुड़ी हुई है। पहली खबर यह है कि एक भाई की बहन की मौत ऑक्सीजन के अभाव में हो जाता है, वो अपने स्कूल में अस्पताल खोल लिया। दूसरी खबर यह है कि गांव के लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि अब अंतिम सब यात्रा भी अपने गांव से जाने के लिए टैक्स नहीं ले रहे हैं, बैरियर लगा दिया कि हमारे गांव के रास्ते से आप जा ही नहीं सकते। दूसरा, ये इस तरह का भी चेहरा कोरोना काल में देखने को मिल रहा है। शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे सकारात्मक खबर से, जहां बेगूसराय के एक स्कूल प्रबंधक की बहन की मौत हो गई ऑक्सीजन के अभाव में। इस मौत होने के बाद वो अपने स्कूल में 30 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला लिया और अस्पताल बना के सिविल सर्जन और डीएम को उन्होंने लिख के दिया कि आप डॉक्टर और बाकी सुविधाएं मुहैया कराएं, हमारा अस्पताल तैयार है, आप मरीजों को भर्ती कर सकते हैं। काफी लाल फीताशाही, स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर की कमी भी है, लेकिन इस तरीके के आदेश आते आते एक सप्ताह का समय लग गया, लेकिन आज से वो ट्रीटमेंट वहां पे शुरू हो चुका है। क्या कहना है स्कूल के प्रबंधक का, जरा आप भी सुनिए। बहन जो थी वो कोरोना बीमारी के कारण 27 तारीख को गुजर गई। उसी दिन हमने ये सोचा था, मेरे मन में एक विचार आया था कि ऑक्सीजन के चलते पेशेंट, बेड के चलते पेशेंट रोड पर तरफ के जहाँ तहाँ दम तोड़ दे रहे हैं, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों नहीं हम इस कोरोना महामारी में कुछ समाज सेवा करें, मानवता की सेवा करें। तो मेरे मन में विचार आया, मेरा स्कूल जो बंद पड़ा हुआ है अभी कोरोना काल तक के लिए, उसी में एक 30 बेड का हॉस्पिटल, मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर, हॉस्पिटल तो उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर खोल देते हैं, ताकि जो मरीज रोड पर ऑक्सीजन के अभाव में जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दम तोड़ दे रहे हैं, वैसे स्थिति में वैसे पेशेंट को हम अपने यहाँ रखेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बेड, ऑक्सीजन और जो सारा सुविधा होगा मुहैया करवाएंगे। ड्रोन पब्लिक स्कूल बेगूसराय कोविड सेंटर, यहाँ सीएस सर की तरफ से हम लोग 3 डॉक्टर को यहाँ डिप्यूट किया गया है और 1 जीएनएम और इस परिस्थिति में वो अस्पताल को शुरू करवाया है। और दूसरी खबर की भी हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर सौरभ से दोनों खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। दूसरी खबर यह है कि
जो गंगा किनारे सब यात्रा या अंतिम संस्कार के लिए जो लोग जाते हैं, बरसों बरस से वो रास्ता है, लेकिन गांव के लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया, बैरियर लगा दिया कि नहीं, कोरोना संक्रमित मरीज की इस रास्ते से हम जाने नहीं देंगे जिनकी मौत हुई है। और इसको लेकर जिला प्रशासन भी सकते में है कि कैसे इससे निपटा जाए। गांव के लोग किसी भी स्थिति में डेड बॉडी को उस अपने गांव के रास्ते से ले जाने को तैयार नहीं है। गांव वाले का कहना है कि हमें सैनिटाइज किया जाए, हमें ये भरोसा दिया जाए कि गांव के लोग संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन सवाल इससे इतर यह है कि सामाजिक मूल्यों के सहारे भी इस तरह के जो चीजें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा गांव के लोगों की सुनिए जो वो क्या कह रहे हैं और डीएम क्या कह रहे हैं, जरा ये आप भी सुनिए। कहने कि लोग लाश लेके आते हैं, चुपचाप रात में फेंक के चले जाते हैं और जलाने में कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ के खरमपुर पंचायत की जितने भी जनता है, हर एक लाश जो आता है कोऑपरेट करते हैं, उसको जलाने में मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाश फेंकने के लिए हाथ लगाया गया है, बैरियर लगाया गया है। ये तो पहली बार अभी बात सामने आ रही है। हम लोग सिमरिया घाट पे अंतिम संस्कार के लिए लोग ज़्यादातर यहाँ बेगूसराय मंडल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट 24 घंटा डिप्यूटेड है ताकि किसी तरीके से किसी को अड़चन ना हो और लकड़ी वगैरह इन सब की भी दिक्कत ना हो, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा हम लोग सरकारी मॉर्चरी वैन से भी जिन अस्पतालों में कहीं डेथ होती है या कहीं होम आइसोलेशन में किसी व्यक्ति कोरोना के कारण डेथ होती है, तो प्रशासन के स्तर से उसमें गाड़ी भी। चलिए अब हम अपने संवाददाता सौरभ से बात करते हैं। सौरभ, दो खबर है। पहली खबर पर हम बात करते हैं अस्पताल, जिस भाई की बहन इस कोरोना की भेंट चढ़ गए, उनका अस्पताल शुरू हो गया है। कैसा प्रबंध है अस्पताल का, कितने डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हुई है, पहला सवाल आपसे इस संदर्भ में रहेगा। फिर हम अंतिम संस्कार को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा अस्पतालों के बारे में बताएं कि किस तरीके से वहाँ इलाज की शुरुआत हुई है। देखिए, तो भाई बहन के प्रेम को अटूट रिश्ता भी इसको कह सकते हैं। जब बहन की कोरोना से अस्पताल में तरफ कर मौत हुई, उस समय जो स्कूल संचालक हैं अपने बहन की इलाज कराने अस्पताल जाते थे, तो वहाँ ऑक्सीजन का जो किल्लत पिछले 15 दिनों में बेगूसराय नहीं बिहार में चल रहा था, उस दौरान 27 अप्रैल को उनकी बहन की मौत हुई थी। जिसके बाद उन्होंने अपने जो कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद था उसमें 30 ऑक्सीजन युक्त बेड लगाकर कोविड हॉस्पिटल तैयार किया था। जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि थोड़ी विलंब जरूर हुई कागजी प्रक्रिया में, लेकिन अर्थपूर्ण वाली बात यह है कि जिला प्रशासन के आदेश पर सिविल सर्जन ने 3 शिफ्टों में 3 डॉक्टर और 6 ANM और नर्स की तैनाती की है, ताकि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें बड़े अस्पतालों में या सदर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं ऑक्सीजन युक्त, तो उनको जरूर राहत तो भरी ये खबर है और राहत लोगों को मिलना शुरू भी हो गया है। फिलहाल यहाँ 6 मरीजों का इलाज इस कोविड अस्पताल जो स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्कूल में बनाया गया है वहाँ पे जारी है। वहाँ डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है, नर्स वहाँ शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। तो यह एक राहत भरी खबर है, लोगों को वहाँ ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है और जो मरीज का खान पान होता है उसकी व्यवस्था भी अस्पताल स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया है। जी चलिए, दूसरी खबर पर हम जानना चाहेंगे कि डेड बॉडी को लेकर जो कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो रही है, उनको दाह संस्कार को लेकर समस्याएं हो रही है, वो क्या पूरा मामला है? देखिए, इसमें खरमपुर गांव के लोगों का ये कहना है कि जो सब कोरोना पीड़ित की मौत के बाद जो एम्बुलेंस चालक या जो परिजन जाते थे, पिछले सप्ताह ग्रामीणों का आरोप है कि 2 डेड बॉडी को फेंक दिया गया था और एक बॉडी को अधजला ही छोड़ दिया गया था। इससे गांव वाले चिंतित थे कि हमारे गांव में कोरोना का कोई केस अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सबको अगर घाट किनारे फेंका जा रहा है और घाट के आसपास घनी आबादी है, तो ऐसे में ये लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए गांव वालों का कहना है कि हम सब जलाने से रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सब जलाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रात के अंधेरे में 2 सब फेंके गए थे, ऐसे में इसलिए उन्होंने गाँव में बैरिकेडिंग लगा दिया है कि कोई चोरी से नहीं आए। हालांकि इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी लगी है। जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान लिया है। खुद डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया है कि इस मामले की भी जांच कराई जाएगी और कोविड मरीजों के दाह संस्कार के लिए सिमरिया गंगा घाट में व्यवस्था की गई है। वहाँ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की बात जिला प्रशासन के द्वारा कही गई है और इस खरमपुर मामले की जांच कराने की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए थे कि गाँव वालों को
उस तरीके से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक पहुंच रहे हैं या बाकी जो लोग जिनके सहारे कोविड संक्रमित डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसमें उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं है। आज जली लाश छोड़कर लोग चले जा रहे हैं। गांव वाले को इसको लेकर समस्या है और इसलिए वो बैरियर लगाए। चलिए इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारी आपकी फिर इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।